Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. अगर किसी चुने हुए प्रतिनिधि पर मतलब किसी सांसद या विधायक पर सदन में वोट डालने के बदले घूस लेने का आरोप लगे तो क्या वो ये कहकर कानून के शिकंजे से बच सकता है कि उसे विधायी विशेषाधिकार मिला हुआ है? क्या हमारे संविधान ने उन्हें एक ऐसी ढाल दी है जिसके पीछे छिपकर वो जवाबदेही से बच सकते हैं? देखिए, ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है इसका जवाब उतना ही पेचीदा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बुनियादी बहसों में से एक है. क्या कानून बनाने वाले कानून से ऊपर हो सकते हैं? इसी एक सवाल ने, आप कह सकते हैं, दशकों तक हमारे कानूनी गलियारों में हलचल मचाई है. बिल्कुल. और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं. हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की गहराई में उतरेंगे जिसने इस बहस पर एक तरह से विराम लगा दिया है. हम बात कर रहे हैं सीता सोरेन बनाम भारत संघ 2024 मामले की. जी. ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि ऐसा फैसला है जिसने जनप्रतिनिधियों के लिए भ्रष्टाचार और जवाबदेही के मायने हमेशा के लिए बदल दिए हैं. इसे एक मील का पत्थर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. देखिए, जब किसी मामले की सुनवाई 7 जजों की संविधान पीठ करती है और उसकी अध्यक्षता खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हों, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है. तो ये अपने आप में ही एक संकेत है कि मामला कितना गंभीर है. ये सिर्फ सीता सोरेन का केस नहीं था, बल्कि ये पूरे राजनीतिक तंत्र की शुचिता और संविधान की आत्मा से जुड़ा सवाल था. तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं. हाँ. आखिर ये मामला है क्या और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? तो इसकी शुरुआत होती है साल 2012 में झारखंड से. झारखंड से? सीता सोरेन, जो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से विधानसभा की सदस्य थी, उन पर एक बेहद गंभीर आरोप लगा. अच्छा, क्या आरोप था? आरोप ये था कि 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए उन्होंने रिश्वत ली थी. मतलब एक विधायक पर सीधे सीधे अपना वोट बेचने का आरोप. ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता की बात है. बिल्कुल. जब ये आरोप सामने आए तो सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की. हाँ. और जांच के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, जो आपराधिक साजिश से जुड़ी है, जी, और साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कई धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल की गई. यहाँ तक तो ये एक सामान्य भ्रष्टाचार का मामला लगता है, लेकिन फिर इसमें वो कानूनी मोड़ आया जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया. सीता सोरेन ने अपनी तरफ से क्या दलील दी? यहीं से ये मामला संवैधानिक महत्व का बन गया. जब उन पर मुकदमा चलने की बात आई तो सीता सोरेन ने इसे चुनौती दी. अच्छा. उनका तर्क था कि उन पर इस मामले में मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता. अरे क्यों? उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 194(2) का हवाला दिया और कहा कि ये उन्हें पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा यानी इम्यूनिटी देता है. अच्छा, तो ये अनुच्छेद 194(2) आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है? देखिए, ये हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है. ये कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में उसके खिलाफ देश की किसी भी अदालत में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी. इसका मकसद बहुत नेक था. संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायक और सांसद बिना किसी डर या दबाव के सदन में जनता की आवाज बन सके. वो खुलकर बोल सके, सरकार की आलोचना कर सकें और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर सकें, इस डर के बिना कि सत्ताधारी पार्टी उन पर कोई झूठा मुकदमा कर देगी. मतलब ये एक तरह का फ्री स्पीच का कवच है जो सिर्फ संसद और विधानसभा के अंदर के लिए है. लेकिन यहाँ सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि क्या इस कवच का इस्तेमाल रिश्वत जैसे गंभीर आपराधिक काम को छिपाने के लिए भी किया जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल था. सीता सोरेन का तर्क था कि रिश्वत का आरोप सीधे तौर पर उनके वोट से जुड़ा है और संविधान वोट के लिए पूरी सुरक्षा देता है. तो उन पर केस नहीं चलना चाहिए? जी. लेकिन जब यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया. अच्छा, हाईकोर्ट का क्या तर्क था? हाईकोर्ट का नजरिया बहुत स्पष्ट था. उन्होंने कहा कि रिश्वत लेना किसी भी परिभाषा से एक विधायी कार्य नहीं है. ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अपराध है जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. सही बात है. इसलिए इसे अनुच्छेद 194(2) के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती. और फिर हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट गईं और वहां जाकर ये मामला इतना बड़ा हो गया कि 7 जजों को बैठना पड़ा। हाँ, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
तो जजों ने महसूस किया कि ये सिर्फ झारखंड का या एक विधायक का मामला नहीं है। इसका जो भी फैसला होगा वो देश के हर सांसद और विधायक पर लागू होगा। और सबसे बड़ी बात, हाँ, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना, बेहद विवादास्पद फैसला पहले से मौजूद था। इसलिए इस कानूनी गांठ को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत थी। तो अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या रिश्वतखोरी जैसा अपराध भी अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के विशेषाधिकार के दायरे में आता है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें अपने ही एक पुराने फैसले से जूझना था। बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे ऐतिहासिक पहलू छुपा है। सुप्रीम कोर्ट को 1998 के अपने ही एक फैसले पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य की समीक्षा करनी थी। ये भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा। उस पीवी नरसिम्हा राव केस में क्या हुआ था? वो मामला भी तो घूसखोरी से ही जुड़ा था, है ना? हाँ, वो मामला भी सांसदों पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों से जुड़ा था। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से एक बटा हुआ फैसला दिया था। उस फैसले में बहुमत वाले जजों ने ये कहा था कि अगर किसी सांसद ने रिश्वत लेकर सदन में वोट दे दिया है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वोट देने का काम विशेषाधिकार के दायरे में आता है। एक मिनट, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब 1998 से हमारा कानून ये कह रहा था कि अगर आप घूस लेकर काम कर दें तो आप पर केस नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप घूस ले लें और वादा खिलाफी करें तो आप अपराधी हैं। ये तो भ्रष्टाचार को एक तरह से इनाम देने जैसा हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फैसला तार्किक रूप से बहुत अजीब था और इसकी हर तरफ से आलोचना हुई थी। इसने एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां भ्रष्टाचार का अपराध पूरा होने पर आप बच जाते थे, लेकिन अधूरा रहने पर फंस जाते थे। सीता सोरेन के वकीलों ने इसी 1998 के फैसले को अपना आधार बनाया था। तो सीता सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने फैसले का क्या किया? 7 जजों की बेंच ने एक मत से यानी 7-0 से 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले को पलट दिया। जी, उन्होंने कहा कि वो फैसला न सिर्फ कानून की गलत व्याख्या करता था, बल्कि वो सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक सिद्धांतों के भी खिलाफ था। कोर्ट का ये मानना था कि रिश्वत लेने का अपराध उसी पल पूरा हो जाता है जब पैसे का लेन देन होता है। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद वोट दिया गया या नहीं। लेकिन कोर्ट आमतौर पर अपने पुराने फैसलों को बदलने से बचते हैं। एक सिद्धांत है ना, स्टारे डाइसाइसिस, मतलब पुराने फैसलों का सम्मान करना। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। कोर्ट ने इस सिद्धांत पर भी लंबी चर्चा की। उन्होंने माना कि कानून में स्थिरता के लिए पुराने फैसलों का सम्मान जरूरी है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कोई पुराना फैसला साफ तौर पर गलत हो, जनहित के खिलाफ हो और संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाता हो तो उसे बदलना अदालत का कर्तव्य है। और नरसिम्हा राव का फैसला एक ऐसी ही स्पष्ट गलती थी। बिल्कुल, उसे सुधारना जरूरी था। तो 1998 के फैसले को पलटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्या कोर्ट ने सिर्फ अतीत की गलती सुधारी या भविष्य के लिए भी कोई स्थायी व्यवस्था बनाई, कोई नया नियम या टेस्ट? बिल्कुल, और यही इस फैसले को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। कोर्ट ने भविष्य के लिए एक 2-पार्ट टेस्ट स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि विधायी विशेषाधिकार का दावा करता है तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। अच्छा, वो 2 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त यह है कि जिस काम के लिए इम्यूनिटी मांगी जा रही है उसका विधायिका के सामूहिक कामकाज, मतलब कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, से एक जरूरी संबंध होना चाहिए, यानी वो काम सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक हो। और दूसरी शर्त ये है कि वो काम भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये 2-पार्ट टेस्ट सुनने में तो बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन ये जो बात है लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूरा करना, ये थोड़ी अस्पष्ट नहीं है। इसकी व्याख्या तो कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उद्देश्यों का मतलब है सार्थक बहस को बढ़ावा देना, सरकार को जवाबदेह बनाना और जनता का प्रतिनिधित्व करना। और फिर कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी इन दोनों में से किसी भी शर्त पर खरी नहीं उतरती। अच्छा, रिश्वत लेना ना तो विधायिका के सामूहिक कामकाज का हिस्सा है और ना ही ये लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूरा करता है, बल्कि ये तो इन दोनों ही चीजों की जड़ों पर हमला करता है। तो मतलब कोर्ट एक तरह से कह रहा है कि ये विशेषाधिकार पद के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। इसका मकसद सदन के काम को बचाना है, न कि किसी सदस्य के व्यक्तिगत आपराधिक काम को। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है।
कोर्ट ने साफ किया कि विशेषाधिकार का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, उसे खोखला करना नहीं। रिश्वतखोरी लोकतंत्र के साथ एक धोखा है और संविधान ऐसी किसी धोखेबाजी को संरक्षण नहीं दे सकता। तो अब इस फैसले के दूरगामी परिणामों पर बात करते हैं। इस फैसले का हमारे लोकतंत्र और हमारी राजनीति पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा है। सबसे पहला और सीधा असर है लोकतांत्रिक जवाबदेही पर। यह फैसला एक जोरदार संदेश देता है कि कानून बनाने वाले कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई सांसद या विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे एक आम नागरिक की तरह ही कानून का सामना करना पड़ेगा। वो अपने पद की आड़ लेकर नहीं बच सकता। मतलब ये उस वीआईपी कल्चर की धारणा पर भी एक चोट है, जहां माना जाता है कि कुछ लोग नियमों से ऊपर हैं। निश्चित रूप से। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को मजबूत करना। कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक नैतिक दस्तावेज भी है। इसकी व्याख्या सिर्फ इसके शब्दों से नहीं, बल्कि इसकी आत्मा से होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार हर परिभाषा से संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। ये जनता के भरोसे को तोड़ता है। इसलिए संविधान की कोई भी व्याख्या ऐसी नहीं हो सकती जो भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में संरक्षण दे। और तीसरा पहलू, जैसा हमने पहले भी बात की, वो विशेषाधिकार के दायरे को लेकर है। हाँ, तीसरा और सबसे स्पष्ट परिणाम है विधायी विशेषाधिकार के दायरे को सीमित और स्पष्ट करना। अब ये शीशे की तरह साफ है कि अनुच्छेद 105 और 194 का मकसद बोलने और वोट देने की आज़ादी को सुरक्षित रखना है, ताकि जनहित के मुद्दों पर बिना डरे बहस हो सके। लेकिन इस आज़ादी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता। कतई नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपकी विधायी स्वतंत्रता आपके विधायी कार्यों तक सीमित है, आपराधिक कृत्यों तक नहीं। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जिसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर बड़े फैसले के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। क्या इस फैसले की कोई आलोचना भी हुई है? क्या कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं? हाँ, एक संतुलित चर्चा के लिए इस पहलू पर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, कानून की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा फैसला होता है जिस पर 100% सहमति हो। इस फैसले को लेकर भी कुछ कानून के जानकारों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोर्ट ने इम्यूनिटी के दायरे को शायद जरूरत से ज्यादा संकीर्ण कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या खतरा हो सकता है? चिंता यह है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। एक डर यह जताया जा रहा है कि सत्ताधारी दल विपक्ष के सदस्यों को परेशान करने या उनकी आवाज दबाने के लिए उनके किसी भाषण या वोट को आधार बनाकर झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवा सकता है। अगर इम्यूनिटी का कवच बहुत कमजोर होगा तो जनप्रतिनिधि शायद विवादास्पद लेकिन जरूरी मुद्दों पर बोलने से डरने लगें। इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई विधायक सदन में कुछ दस्तावेजों के आधार पर एक बड़े कॉरपोरेट घोटाले का पर्दाफाश करता है। वो कॉरपोरेशन उस विधायक पर दस्तावेज चोरी करने या डेटा ब्रीच का आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में विधायक को इम्यूनिटी मिलेगी? इस नए संकीर्ण दायरे में शायद ना मिले। यही वो डर है कि राजनीतिक बदले की भावना से इस फैसले का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो एक तरफ हम भ्रष्टाचार का एक दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक उत्पीड़न का एक दरवाजा खुलने का खतरा भी है। ये तो एक क्लासिकल कानूनी संतुलन का मामला है। बिल्कुल। एक और आलोचना जो सामने आई है वो थोड़ी अकादमिक है। कुछ आलोचकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते समय जनता की धारणा, मतलब पब्लिक परसेप्शन, को काफी महत्व दिया है। उनका तर्क है कि अदालत का काम कानून के शब्दों और सिद्धांतों की व्याख्या करना है, न कि इस आधार पर फैसला देना कि आम जनता क्या सोचती है। ये भविष्य में न्यायिक सक्रियता पर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। और यहां हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए अलग अलग विचारों को सामने रख रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये समझना वाकई जरूरी है कि हर बड़े फैसले के कई पहलू होते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामले ने एक बात तो तय कर दी है। सार्वजनिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए संवैधानिक विशेषाधिकार की ढाल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। अंत में यह फैसला इस विचार को ही मजबूत करता है कि लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब कानून बनाने वाले अपनी जिम्मेदारियों और अपनी जवाबदेही को पूरी गंभीरता से समझते हैं।
इस फैसले ने उस धारणा को तोड़ा है कि कुछ लोग कानून के दायरे से बाहर हैं। इसने नागरिक और प्रतिनिधि के बीच के कानूनी अंतर को कम किया है, जो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये फैसला रिश्वतखोरी पर तो लगाम लगाता है, लेकिन एक नया और जटिल सवाल भी खड़ा करता है। सवाल ये है कि आने वाले समय में विशेषाधिकार के सीमित दायरे का इस्तेमाल कहीं राजनीतिक बदले की भावना से वैध विधायी बहस या असहमति को दबाने के लिए तो नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार और वैध राजनीतिक गतिविधि के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।